आराध्या के चरणों में वंदन। विराजित साध्वी श्री डॉक्टर कुंदन रेखा जी, साध्वी श्री कल्याण मिश्रा जी, सहधार्मिक बंधुओं बहनों, विषय है अवचेतन मन की शक्ति। प्रश्न पहले यह आएगा कि मन क्या है और फिर मन के प्रकार कितने हैं। मन का क्या काम है? सबसे पहले हम अपने व्यक्तित्व को समझें और उस व्यक्तित्व में हम मन की भूमिका को समझें। प्रकृति ने बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है और बड़ा सरल सा उसका नियम है। वह नियम अब विज्ञान से प्रमाणित हो चुका है, पहले मान्यता पर आधारित था। वह नियम है कि ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब ऊर्जा है। ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह माइक आपको सामने दिखाई दे रहा है, यह ऊर्जा है। विज्ञान क्या कहता है कि अगर इसको तोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसमें से ऊर्जा पैदा होगी। एटम बम का आविष्कार उसी सिद्धांत के आधार पर हुआ, फ्यूजन फ्यूजन के सिद्धांत के ऊपर। यह नीचे कारपेट रखा है, यह भी ऊर्जा है। इसको जलाएंगे, ऊर्जा पैदा होगी, एक प्रक्रिया होगी, उससे ऊर्जा पैदा होगी। यह फर्श है, यह ऊर्जा है। यह सोफा है, यह ऊर्जा है। जो कुछ है वह सब कुछ ऊर्जा है। बिना ऊर्जा के कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वह भी ऊर्जा है और जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा वह भी ऊर्जा है। एक प्रकृति का दूसरा सुंदर नियम क्या है कि किसी भी चीज का एक पक्ष नहीं है, दो पक्ष हैं और दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे प्रकाश और अंधकार। ये बिजली का बल्ब जल रहा है, इसमें दो चीजें एक साथ आ रही हैं। इसमें नेगेटिव करंट भी आ रहा है और पॉजिटिव करंट भी आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव करंट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है या पॉजिटिव करंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों करंट साथ में आएंगे तो बल्ब जलेगा, यदि एक करंट होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। जो लोग कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर की भाषा को जानते हैं, वो जानते हैं कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ है। 0-1 पूरे कंप्यूटर की भाषा है। 0-1 0-1 0-1 0-1 से सारा का सारा विकास हुआ है। सारा उसका पूरा एक्सपेंशन है, विकास है। लेकिन कंप्यूटर की भाषा है 0-1। हमारा अस्तित्व है, मेरा परिचय दिया केसी जैन। दो बातें, शरीर और आत्मा। शरीर के साथ यदि आत्मा नहीं होगी तो शरीर काम नहीं कर पाएगा, और आत्मा को यदि शरीर नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगी, आत्मा का काम नहीं हो पाएगा। तो यहां पर भी दो बातें एक साथ में हो गई और दोनों एक साथ में रहेंगी तब हमारा काम पूरा हो पाएगा। यह प्रकृति का बना बनाया शाश्वत नियम है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। हमारा अस्तित्व है, उस अस्तित्व को मोटे तौर के ऊपर हम देखें तो शरीर है। शरीर में इंद्रियां हैं, सेंसरी ऑर्गन है, वो शरीर का ही अंग है, परंतु उनको हम कर्मेंद्रियां बोलते हैं। उनका काम क्या है? नाक का काम है सूंघना, जीभ का काम है स्वाद लेना, कान का काम है सुनना, आंख का काम है देखना, त्वचा का काम है स्पर्श अनुभव करना। प्रकृति में जो भी थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को जानने का काम हमारा इंद्रिय करती है। अब इंद्रिय जो कुछ जानती है वो इंद्रिय के पास नहीं रहता। हमने आपकी एक ड्रेस है देखी, आंख ने देखा, उसके बाद चली गई। उनकी एक ड्रेस है, उनकी एक ड्रेस है, मेरी एक ड्रेस है, देखी, उसके बाद चली गई। इंद्रिय का काम इतना है, देखा, परिवर्तन को जाना, उसके बाद वह स्मृति में चला गया। वो काम है मन का। मन का काम है स्मृति, कल्पना, चिंतन।
यह है मन का काम है। हम यहाँ से उठकर जाएं और कोई मुझसे पूछे कि यहाँ पे शिल्पा जी बैठी थी कि नहीं बैठी थी, और मैं अपने ही बात में इतना मस्त रहूं कि मुझे बात ध्यान ही नहीं रहे, वो मेरे सामने तो बैठी है, मैंने उनको देखा नहीं, तो आँख की इंद्रिय ने इनको देखा लेकिन मन की स्मृति में वो नहीं गया, तो मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि मैंने आपको देखा कि नहीं देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रिय का काम अलग है और मन का काम अलग है। इंद्रिय का काम है उसको अनुभव करना, और मन का काम है जो कुछ अनुभव किया उसकी स्मृति करना और उसका चिंतन करना, उसके आधार पर कल्पना करना। और फिर है बुद्धि। बुद्धि का काम है विश्लेषण करना, अच्छा है, बुरा है, खराब है, सही है, गलत है। विश्लेषण का काम बुद्धि का है। तो मोटे तौर पर मेरे अस्तित्व का आत्मा से मेरा अस्तित्व हुआ, और उसके आगे मेरा अस्तित्व किस बात से बना? शरीर। शरीर के आगे मेरी इंद्रियां, इंद्रियां के आगे मेरा मन, और मन के आगे मेरी बुद्धि। मतलब ये चारों का चारों एक चक्र बना हुआ है, ये चारों एक साथ काम करती है, कोई पहले पीछे नहीं है, सब एक साथ मिलकर के काम करती हैं। तो इन चारों से हमारा अस्तित्व बना। अब मैंने सबसे पहला शब्द उपयोग किया आत्मा। इंद्रिय किस चीज को जानती है? इंद्रिय उस चीज को जानेगी जो पदार्थ है। मैंने कहा मेरा परिचय है शरीर और आत्मा। शरीर किस चीज से बना है? पदार्थ से। ये किस चीज से बना है? पदार्थ से। जैसे जैन परिभाषा में उसको पुद्गल कह देते हैं, पुद्गल से बना हुआ है। जो सूक्ष्मतम पदार्थ जिसका आगे विभाजन नहीं हो सकता, उसका नाम पुद्गल है। आजकल वैज्ञानिक लोग उसे बोर्ड पार्टिकल भी कहने लगे हैं कि जिसका एटम से आगे की बात चली गई। एटम तक तो विभाजन होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन फिर विभाजित होता है, लेकिन बोर्ड पार्टिकल का विभाजन नहीं होता। तो पदार्थ को जानने के लिए इंद्रियां हैं, क्योंकि पदार्थ के गुण क्या हैं? पदार्थ का गुण है रंग, पदार्थ का गुण है स्पर्श, पदार्थ का गुण है गंध, पदार्थ का गुण है स्वाद। उसकी प्रॉपर्टीज हैं। गुण का मतलब प्रॉपर्टी, कि उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो पदार्थ को जानने का काम, पदार्थ के गुणों को जानने का काम इंद्रियां करती है। तो इंद्रियां पदार्थ के गुणों को जानती है, रंग कैसा है, गंध कैसी है, स्वाद कैसा है, स्पर्श कैसा है। मन को भेजती है, मन उसकी स्मृति करता है, चिंतन करता है, बुद्धि उसका विश्लेषण करती है। परंतु जो पदार्थ नहीं है, तो इसका मतलब जो पदार्थ नहीं है वो इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता। इंद्रिय उसको जानी, इंद्रिय बनी ही पदार्थ को जानने के लिए। तो जो पदार्थ इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, वो बुद्धि और मन से परे की बात हो गई। तो इसलिए जब आत्मा को जानने की बात आती है तो बुद्धि और मन से परे जाने की बात आती है, क्योंकि ये बुद्धि और मन के विषय ही नहीं है। वहां उसका विश्लेषण, चिंतन, कल्पना, अनुभव हो ही नहीं सकता। वो अनुभव उससे परे जाकर, इसीलिए जैन परंपरा में प्रेक्षा ध्यान के अंदर जब हम प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। उसको आप इंद्रिय से नहीं देख सकते, उसको आप मन से नहीं जान सकते। मैंने अभी कहा कि सब कुछ ऊर्जा है। मैं जो बोल रहा हूं, आपके पास आवाज पहुंच रही है, वह भी ऊर्जा। पहले हमें ये विज्ञान नहीं मालूम था, जगदीश चंद्र बोस ने, मार्कोनी ने हमें बता दिया कि विज्ञान है। इस आवाज को, ये आवाज है और ऊर्जा के परमाणु एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि ये भी ऊर्जा ही है, ऊर्जा का दूसरा स्वरूप है। तो उन्होंने कहा कि जब ये परमाणु है एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, तो उन्होंने वैज्ञानिक आविष्कार किया, तो फिर टेलीफोन का आविष्कार हुआ, जैसे माइक का आविष्कार हुआ, मेरी बात दूर तक पहुंच रही है, ये इसके माध्यम से अब और न जाने पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैल रही है। इसको थोड़ा और विकास हो जाएगा तो चांद पर भी, आप अभी देख रहे हैं ना, चांद पर भी देख सकते हैं। तो यह जो मैं बोल रहा हूं वह ऊर्जा है, वाणी मेरी ऊर्जा है। उस ऊर्जा को उन्होंने, वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि साहब ऊर्जा को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले ऐसे ऐसे टेलीफोन से ट्रांसफर करते थे, पहले तो ऑपरेटर के माध्यम से करते थे, फिर ऐसे टेलीफोन के माध्यम से करने लगे, और फिर कहने लगा उससे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने मोबाइल ले लिया, तार की जरूरत भी नहीं रही कि उसका ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करते थे, फिर ऐसे ऐसे करने लगे, और अब बोलकर करने लगे। बोला, क्योंकि मैं जो बोला वह ऊर्जा है। तो मोबाइल को जो काम हम घुमाकर करते थे, जो काम हम टक टक करके करते थे, जो काम ऐसे करते थे, वही काम बोलकर होने लगा। तो सभी के अंदर ऊर्जा का सेम सिद्धांत हो गया। हमने के सिद्धांत जब समझ में आ गया तो हमने उस रूप से उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। तो जो मैं बोल रहा हूं वह ऊर्जा है।
तो जो मैं बोल रहा हूं वह ऊर्जा है, उससे पहले मेरे मन में विचार आता है। तो क्या विचार ऊर्जा नहीं है? क्या विचार भी ऊर्जा है? विचार ऊर्जा है, इस बात को आज के मेडिकल साइंस हमें बताती है, वो ईईजी लगाती है। उनके पास उस विचार की ऊर्जा को, उस लैंग्वेज को पढ़ने के साधन है। तो उन्होंने ईसीजी लगाया, यहाँ पे धड़कन हो रही है, तो उसको उन्होंने कहा कि साहब ये भाषा बोल रहा है। यहाँ लगाया तो उन्होंने कहा कि ये भाषा बोल रहा है। फिर उन्होंने दूसरे स्कैन, एमआरआई स्कैन किया तो उन्होंने कहा ये भाषा बोल रहा है। उस भाषा को वो गैजेट्स पढ़ सकते हैं और वो पढ़ करके उसका विश्लेषण करके बताते हैं कि इसका मतलब ये हो रहा है। तो विचार भी ऊर्जा है। विचार ऊर्जा है, इसका प्रमाण क्या है? बड़ा सरल भाषा, वैज्ञानिक प्रमाण तो और बहुत बड़ी सरल सी बात है। गुस्सा आया, गुस्सा आते ही क्या होगा? हमारे हार्मोन्स में परिवर्तन आएगा। हार्मोन्स में परिवर्तन आएगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ेगी। अब ब्लड को जो है यहाँ की एकदम से सप्लाई बढ़ेगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई थोड़ी कम, ब्लड की सप्लाई तो उतनी है ना, तो एक ऑर्गन को सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी उसको डील करने के लिए। हाथ पैर कांपने लगेंगे, आंखें लाल होने लगेगी। भय हुआ तो उसके रिवर्स के अंदर हुआ, तो फिर हार्मोनल चेंज हुआ हमारे भीतर। वो हार्मोनल चेंज हुआ तो फिर ब्लड की सप्लाई जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स को, फाइट एंड फ्लाइट जिसे बोलते हैं मेडिकल साइंस में, तो एकदम से शरीर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई ना, शरीर में बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो शरीर ने कहा नहीं, इस वक्त फाइट करने के लिए यहाँ ज्यादा जरूरत है, ये भय आ रहा है और भय से इसके ऑर्गन्स काम करना बंद कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ब्लड सप्लाई ज्यादा हो। तो उन्होंने वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ाई तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ब्लड सप्लाई कम हो गई, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे ब्लड सप्लाई कम हो गई, भूख कम लगी, कॉन्स्टिपेशन हो गया, नींद कम हो गई, अलग अलग चीज़ों के ऊपर अलग अलग हुआ। किससे? विचार से। हम लोग बैठे हैं, आज बात चल रही है, तेरस का उपवास है ना, और अभी कोई ये बात करनी शुरू करे कि साहब आज तो बहुत ही बढ़िया भोजन बना हुआ है, आनंद आ जाए, चाट पकौड़ी ये सब सर्व हो, तो एक मुंह में लार टपकने लगी। किसी को निर्जरा ज्यादा होगी, किसी को भूख ज्यादा लगेगी, एकदम से निमित्त बन जाएगा। वो भोजन हमारे सामने नहीं है, केवल विचार हमारे सामने है। जैसे ही वो विचार मेरे मन में आया वैसे ही वो मेरे हार्मोन्स सीक्रेट होने शुरू हुए, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सीक्रेट होने शुरू हुए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि मुझे भूख लगनी शुरू हुई। भूख क्यों लगती है? भूख इसलिए लगती है कि वो डाइजेस्टिव जूसेस ज्यादा सीक्रेट होते हैं। भूख लगने का कारण क्या होता है? 10 बजे भूख लगी, 12 बजे भूख लगी, 2 बजे भूख लगी, इसलिए कि मेरे शरीर में जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो सीक्रेट होते हैं। जब डाइजेस्टिव जूसेज रिलीज होते हैं तो हमें भूख लगती है। तो वो जब भूख लगती है तो हम उसको महसूस करते हैं। तो ऐसे ही जब विचार आता है किसी कोई भी हमारे मन में विचार आता है तो उसके अनुरूप हमारे भीतर हार्मोनल चेंज शुरू हो जाता है, और वो उसी ढंग से हमारे शरीर से वो जूसेस सीक्रेट होते हैं, हार्मोन से केमिकल्स सीक्रेट होते हैं, और उसी ढंग से वो उसी क्षण परिवर्तन लाना शुरू कर देते हैं, और उसका तुरंत हमारे ऊपर प्रभाव होना शुरू हो जाता है। तो विचार ऊर्जा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने विचार के बारे में 2 बात कही। मैं अवचेतन मन पर आऊं, उससे पहले हम इसको जान लें। विचार के बारे में 2 बात कही। पहली बात, नेगेटिव थॉट नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव एनर्जी। जैसे ही नेगेटिव भाव आएगा वैसा ही हार्मोनल चेंज होना शुरू। दिल प्रसन्न हुआ, हम याद करें घर के अंदर बहुत उत्सव का माहौल था, सब लोग आए हुए थे, हम एक दूसरे से मिल रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था, प्रमोद भावना थी, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ जाएंगे। कोई बाहर देखा हुआ बैठा हुआ बता देगा क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अभी मन में भाव आया कि उसने मेरे साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया था, मैं तो उसको देख लूंगा, वो मुझे क्या समझता है, मैं कोई छोटी चीज हूँ क्या, मैं भी बहुत बड़ी चीज हूँ, मैं भी, तो एकदम से चेहरे में गुस्से के भाव आ गए, भय के भाव आ गए, परिवर्तन होना शुरू हो गया। वैसा ही हमारे एक एक कण में, एक एक कोशिका में उसके अनुसार परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो नेगेटिव थॉट नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव एनर्जी, यह प्रकृति का नियम है। पूरा पूरा अध्यात्म ही प्रकृति का नियम है, मैं उस पर भी आऊंगा। उसी प्रकार से आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उसका दूसरा सिद्धांत कहा
कि आप जिस क्षण जिस भाव के साथ जीते हैं उस क्षण उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं, जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया कि उसकी प्रॉपर्टी से जुड़ गए। आपने एक मीठी चीज के बारे में सोचा, वैसे गुण के साथ जुड़ गए। यह संभव है कि आप मीठा खा नहीं रहे, लगातार मीठा सोच रहे, शुगर बढ़ रही है। क्यों संभव है? बौद्ध परंपरा में कई जगह इस बात की व्यवस्था है कि कोई आदमी कहे कि साहब अब मैं ध्यान का साधक बन गया, तो टेस्ट कीजिए। टेस्टिंग का है ना, जब कोई भी एग्जाम पास करे तो कहेंगे इसको ट्रेनर बना करके भेजना है और बताइए कि अब पास हो गया कि नहीं हो गया। ये तो कहेंगे कि तुम हिमालय की चोटी पर, लद्दाख में, कारगिल में, द्रास में जाके बैठते -40 डिग्री टेम्परेचर में, और वहां पे तुम्हें कपड़े खोल करके बैठना है और पसीना निकालना। तो कैसे करेगा वो? उस अग्नि के बारे में याद करेगा, सूर्य के बारे में सोचेगा और पसीना निकाल देगा। ये रिकॉर्डेड है। या आपने उसको राजस्थान की तपती दोपहर में, जून के महीने में, जेठ के महीने में, आषाढ़ के महीने में वहां भेज दिया और उससे कहा कि अब तुम पंचाग्नि तप कर और सर्दी की तरह तुम अपनी कंपकंपी छुड़ा। तो उसने चंद्रमा की शीतलता को, हिमालय की शीतलता को याद करना शुरू किया, परिवर्तन होना शुरू हो गया। वह भी एक स्थिति है जिस स्थिति को पहुंचा जा सकता है। तो उस स्थिति को पहुंचा जा सकता है तो उसका कहीं प्रारंभ भी होगा। हमारे साथ भी घटता है कि कभी एकदम से कोई बैठे हैं हम गर्म जगह के अंदर, कोई ठंडी चीज याद आई और ये कंपकंपी सी छूट गई कुछ क्षण के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उसके गुणों के साथ जुड़ गए। इसी के पीछे तो हमारा ये सारा पूजा पाठ का रहस्य जुड़ा हुआ है। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। यदि भावपूर्वक नमो अरहंताणम का केवल वाणी विलास नहीं कर रहे हैं, वाणी विलास करेंगे तो इतना सा उपयोग होगा, भावपूर्वक कर रहे हैं तो अरिहंतों की, अरिहंतों अनंत ऊर्जा के स्वामी हैं, तो हम अनंत ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं और उस ऊर्जा का हमारे अंदर संक्रमण हो रहा है। आप सूर्य के बारे में सोचेंगे तो सूर्य को हमारी ऊर्जा जाएगी कि सूर्य की ऊर्जा हमारे पास आएगी? तो अरिहंतों अनंत अनंत सूर्यों के बराबर ऊर्जा के धनी है, तो उनकी ऊर्जा हमारे पास आएगी कि हमारी ऊर्जा उनके पास जाएगी? स्वाभाविक नियम। एक और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु विचार का है। जिस क्षण हमारे मन में जो भाव आता है, जो विचार आता है, उस क्षण हम वैसा ही निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यह प्रकृति का नियम है। वेदों में कहा गया कि ब्रह्मा जी ने अपने विचार से सृष्टि की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी को विचार आया, सृष्टि की उत्पत्ति की। वेदों की मान्यता, उपनिषदों में इस प्रकार का उद्घोष आता है। मैं ब्रह्म हूं, मेरे मन में विचार आ रहा है और मैं अपने चारों ओर सृष्टि की रचना कर रहा हूं। वह सृष्टि का निर्माण हो क्यों नहीं पाता? बहुत से ऐसे विचार हमारे मन में आए जो घटित हो गया। कुछ, मैं इसको कहूंगा, कुछ विचार आए जो घटित हो गया, बहुत से ऐसे आए जो घटित नहीं हुआ। क्योंकि जिस क्षण जो विचार आया उसकी सघनता इतनी अतिरिक्त थी कि वैसा निर्माण होना शुरू हो गया और वैसा वैसा घटित होना शुरू हो गया। ये प्रकृति केवल ऊर्जा का स्वरूप है। हम विचारों से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और विचारों से ऊर्जा को छोड़ते हैं, और हर क्षण उस वक्त वैसा ही निर्माण लगातार होता चला जा रहा है। शाहरुख खान की फिल्म है ओम शांति ओम, बड़ा फेमस डायलॉग है। अगर पूरी शिद्दत से आप किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने की व्यवस्था करती है। मैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। इफ यू वांट समथिंग वेरी पैशनेटली, द होल नेचर ट्राइज टू ब्रिंग इट टू यू। अब सिंपल हो गया है ना। और हिंदी में कहेंगे तो जिस क्षण आपको जो विचार आता है उस क्षण वैसा आपने निर्माण करना शुरू कर दिया, बशर्ते वह क्षण की पुनरावृत्ति होती रहे और जैसा आप निर्माण चाहते हैं उस निर्माण पर आप एकाग्र होकर काम करते रहे। तो वह निर्माण हो क्यों नहीं पाता? अब आती है बात मन की। मन क्या है? मन में विचार आते हैं। मन दो है, एक है चेतन मन और एक है अवचेतन मन। मैंने कहा सब चीजें दो है, तो मन भी दो है, चेतन मन और अवचेतन मन। दोनों के भीतर अंतर क्या है? ये दरवाजा है सामने। दरवाजे का प्रवेश द्वार जो है वो चेतन मन है। यहाँ आपके पास आरओ सिस्टम लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है, बाहर एयर फिल्टर जो लगे होते हैं वो एयर फिल्टर लगे हुए हैं, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस विचार को भीतर आने देना है और किस विचार को भीतर नहीं आने देना।
यहां आप फुल कमांड में है, आप मास्टर हैं। और ये होल जो है ये अवचेतन मन है। इस अवचेतन मन में जो विचार आ गया, यह सबसे मूर्ख और सबसे आज्ञाकारी प्राणी है अवचेतन। यह बिल्कुल भी बुद्धि नहीं लगाता कि इस विचार को मुझे भीतर देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, ये अच्छा है कि बुरा है, सही है कि गलत है। वो भीतर आया और उसने उसको अपने भीतर भर्ती कर दिया, जमा कर दिया। जब वो जमा हो गया, होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, तो वह हमारा संस्कार बन गया, वह हमारा स्वभाव बन गया, वो हमारी प्रकृति बन गई। और अब वह अवचेतन मन यह निर्धारित करता है कि मैं कैसा व्यवहार करूं। एक छोटी सी रोड रेस की घटना हुई, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से लगी और मैंने मन में अपने आप को बार बार क्या भाव दिया है, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं किसी का सहन नहीं करूंगा, मैं छोटा हूं क्या, मैं उसको बता दूंगा, मैं बहुत गुस्से वाला हूं। आपने क्या समझ रखा है? अब मैंने मन में 1000 बार रोज अपने आप को कहा है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूं, तो वही तो भाव मेरे मन में बार बार आ रहा है। अनुचिंतन, अनुप्रेक्षा, मैं बार बार अनुप्रेक्षा कर रहा हूं कि मेरे में इतना अहंकार है, मेरे में इतना गुस्सा है, मेरे में इतना भय है, मेरे में इतना वासना है, मेरे में इतना कसाय है, मेरे में इतनी ईर्ष्या है। मैं बार बार अनुचिंतन कर रहा हूं, बढ़ता चला जा रहा है। अब कितनी बार हम अनुचिंतन करते हैं कि नहीं मैं बहुत शांत हूं, मैं अभय हूं, मुझे डर नहीं लगता। यह तो प्रयोग ही हम नहीं करते सारा का सारा। और जितने हम टीवी सीरियल देखते हैं, जितने वीडियो मैसेजेस देखते हैं, जितने हम अखबार पढ़ते हैं, जितनी आपस की बातचीत करते हैं, जितने हमारे मन में चिंतन आता है, वैज्ञानिकों का यह विश्लेषण है 1 मिनट में लगभग 40 विचार आते हैं। कितने विचार आते हैं? 40। यह साइंटिफिक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है और उसमें अधिकतम विचार नेगेटिव होते हैं। दूसरा उनका विश्लेषण यह है कि उस विचारों को आप 5 श्रेणी में रख सकते हैं। दूध को लीटर में मापते हैं, कपड़े को मीटर में मापते हैं, विचार को मापने का भी एक पैमाना है। तो 14 to 35 साइकिल्स पर सेकंड की स्पीड से जो विचार आते हैं उसको बोलते हैं बीटा स्टेट ऑफ माइंड, जो कि हमारी नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन गुस्से में ज्यादा सोचा, भय में ज्यादा सोचा, प्रकृति का नियम है। जैसे ही गुस्सा आएगा हमारे विचारों की संख्या बढ़ेगी, जैसे ही कसाय आएगा, जैसे ही कसाय आएगा, नेगेटिविटी आएगी, वैसे ही हमारी ये प्रकृति ने अपने आप व्यवस्था की हुई है और इसी का नाम धर्म है। प्रकृति कह रही है नेगेटिव जाओगे तो ये होगा, पॉजिटिव जाओगे तो ये होगा। अध्यात्म उसी का नाम है। तो जैसे ही आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया, कसाय आपके भीतर आया, तो भय हुआ, क्रोध हुआ, वासना हुई, ईर्ष्या हुई, किसी लोभ हुआ, तो वैसे ही विचारों की संख्या बढ़ेगी। हम गामा स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएंगे, मतलब 35 साइकिल्स पर सेकंड से ज्यादा। और जैसे ही मन शांत हुआ, जैसे ही मन के अंदर प्रेम का भाव हुआ, करुणा का भाव हुआ, दया का भाव हुआ, मैत्री का भाव हुआ, क्षमा का भाव हुआ, तो वैसे ही विचारों की संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। तो हम 7 to 13 साइकिल्स पर सेकंड में जाएंगे, तो हम चले जाएंगे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। आजकल मैं जानबूझ करके अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो बड़ा इंप्रेशन ठीक बनता है। तो पश्चिम में इस बात पर बड़ा चल रहा है कि लेट अस डेवलप अल्फा पर्सनैलिटी। अल्फा पर्सनैलिटी का मतलब शांत मन को डेवलप करना। तो जैसे ही विचारों की संख्या कम होगी तो वैसे ही उसके आगे थीटा और उसके आगे डेल्टा। डेल्टा है शून्य की स्थिति, थीटा है उससे और मतलब जो अल्फा और उसके बीच वाली स्थिति। तो धीरे 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 हमें इस साइड में जाना है, उस साइड में जाना है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि जब ये थी तो प्रकृति ने हमें ये फास्टर वाला क्यों दिया? स्लो वाला ही दे देते, हम लोग हमेशा प्रसन्न ही रहते। ऐसा प्रकृति ने क्यों नहीं किया? इसके पीछे प्रकृति का बड़ा सरल रहस्य है। ब्रह्मांड में केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसको कुछ भी करने की प्रकृति ने कंप्लीट फ्रीडम दी है, पूर्ण स्वतंत्रता दी है। बाकी किसी भी प्राणी को कुछ भी स्वतंत्रता नहीं दी गई। वो सब केवल भोग योनि है, जो जैन परंपरा की मूल मान्यता है। घोड़ा घास नहीं खाएगा, शेर मांस नहीं, घोड़ा मांस नहीं खाएगा, शेर घास नहीं खाएगा। उसको प्रकृति है, उस प्रकृति के मुताबिक उसका सोना, जागना, खाना, पीना, रहना, आपसी संबंध सब उसी से निर्धारित होता है।
उसको बहुत थोड़ा सा हम ट्रेन कर लेंगे तो उतना सा परिवर्तन आ जाएगा, उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं लेकर आ सकते। मनुष्य को प्रकृति ने बुद्धि और विवेक देकर भेजा कि तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है, तुम वहां जाना चाहो तो वहां जाओ और यहां गड्ढे में जाना चाहो तो गड्ढे में जाओ। आप जो है महाविदेह क्षेत्र में जाकर के और मोक्ष को जाना चाहो तो वहां जाओ, और साथ में तुम विपाक नरक में, सातवीं नरक में जाना चाहते हो तो वहां जाओ, ये आपको स्वतंत्रता है। ये कुछ ढंग से है। हम कार हमारे पास है आजकल, तो लेटेस्ट वाली जो लग्जरी कार है उनके अंदर तो 300 तक की स्पीड होती है, आप 300 के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। अब गाड़ी आप चलाते हैं 60-70 की स्पीड में, नॉर्मल 70 की स्पीड में नॉर्मल चलाए, ठीक समय के ऊपर पहुंच गए, एक्सीडेंट का खतरा भी कम हुआ, वियर एंड टियर भी कम हुआ, एवरेज भी ठीक आई। लेकिन जल्दी पहुंचना है, प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो एक्सीलेटर को ऊपर पैर रखा, तेजी से चलाए, तेजी से पहुंच गए। तेजी से पहुंच तो गए, लेकिन एक्सीडेंट का थोड़ा सा खतरा बढ़ा, एवरेज थोड़ी सी कम हुई और वियर एंड टियर थोड़ा सा ज्यादा हुआ। उसकी जगह गाड़ी, जो मेरे बच्चे कहते हैं दादा की स्पीड वाले, 50 की स्पीड पर आपने गाड़ी चलाई। अब 50 की स्पीड पर आइडियल स्पीड है गाड़ी की, जिसे अंडर टेस्ट कंडीशंस कहते हैं। जब उस स्पीड के ऊपर आपने गाड़ी चलाई तो गाड़ी की एवरेज बेस्ट आएगी, बिल्कुल स्टेबल, ये स्मूथ चल रही है गाड़ी, ना बार बार ब्रेक दे रहे हैं, ना बार बार एक्सीलेटर दे रहे हैं, तो बड़ी स्मूथ गाड़ी चल रही है, तो बेस्ट एवरेज आएगी, एक्सीडेंट का खतरा मिनिमम होगा, मिनिमम जो है उसका वियर एंड टियर होगा। मेरे एक साथी हैं, उनके पास अभी भी 84 में खरीदी हुई मारुति 800 रखी है, बड़ी बड़ी 84 वाली। तो मैंने उसको एक दिन हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई थोड़ा मारुति के ऊपर दया करो, 40 साल हो गए, कंपनी कैसे चलेगी जब 40-40 साल आप गाड़ी रखेंगे। तो वो उनकी वियर एंड टियर इतनी बढ़िया, वो बड़ा स्मूथ 40-50 की स्पीड चलाने वाले गाड़ी चलाने वाले हैं। जापान में हर 15वां व्यक्ति 100 साल से ज्यादा उम्र का जीता है, जापान में, ओकिनावा भी कहते हैं, तो हर 15वां व्यक्ति 100 साल से जीता। गाड़ी के मेंटेनेंस बहुत बढ़िया है। प्रकृति ने हमें कहा है कि आप किस प्रकार से जीना चाहते हैं, तो ज्यादा सोचा, ज्यादा स्ट्रेस लिया तो गाड़ी चल रही है आपकी अब गामा स्टेट ऑफ माइंड में, उस वक्त श्वास की गति भी तेज हो जाएगी। जिस ढंग से विचार आएगा उसी ढंग से श्वास की गति में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे विचार होंगे वैसा ही श्वास की गति और लय बनेगी। दोनों का बिल्कुल सीधा संबंध है, एकदम साथ में जुड़ा हुआ संबंध है। तो अब आप ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, ज्यादा विचार आ रहे हैं, ज्यादा तेजी से श्वास चल रहा है, श्वास उबड़ खाबड़ चल रहा है, गाड़ी गड्ढों में चल रही है, बार बार ब्रेक लगा रहे हैं, बार बार एक्सीलेटर दबा रहे हैं, और दाएं बाएं करके निकाल रहे हैं, कभी तेज कर रहे हैं, कभी धीमे कर रहे हैं, और एक गाड़ी स्मूथ चल रही है। तो हम बार बार गामा में जा रहे हैं, गामा से बार बार बीटा में लाने के हमें प्रयास करना पड़ रहा है। तो होना चाहिए कि हम बीटा की जगह हम अल्फा में रहने का प्रयास करें। तो अवचेतन मन में इन नेगेटिव थॉट्स के साथ हम इस चीज को बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा संचालन जो है वो अवचेतन मन से होता है, क्योंकि फिर हमारे जो विचार हैं, विचारों की उत्पत्ति अब अवचेतन मन से हो रही है। हमने उसको अंदर इतना बड़ा स्टोर हाउस डिपोजिट कर दिया। मेरी पोती एक स्कूल में, यहाँ का दिल्ली के सबसे एक रेप्यूटेड स्कूल है, उस स्कूल के अंदर पढ़ती थी। 5 साल की, एक दिन आई, दादू दादू पता है क्या कि वो मेरी फ्रेंड है ना, वो फ्रेंड नहीं, उसका दूसरे का घर ऐसे, और टीचर शी वाज 5 years old। तो अगर टीचर टाइम भी नहीं आई गई होती तो उसे दुर्घटना घट जाती। और प्रश्न ये है कि 5 वर्ष के बच्चे में ये भाव कैसे आया? ये अवचेतन मन से, चेतन मन से नहीं आया, ये अवचेतन मन आपको प्रोत्साहित कर रहा है। अब पुस्तक आई है सीक्रेट बार बार आपको बताने की कोशिश करती है। यही बिल्कुल सरल नियम है, ये इतना सा ही नियम है कि जो विचार हम इस दरवाजे से ला करके बार बार अवचेतन मन में इस गोडाउन में पोस्ट कर रहे हैं, और वो उसको जो बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसा ही हमारी प्रकृति, वैसा ही स्वभाव, वैसी ही हमारी आदत बनती जा रही है। थोड़ा सा भी निमित्त पैदा हुआ और एक स्टेज आ जाएगी कि बिना निमित्त के क्रोध आ रहा है। कई बार हम देखेंगे, सोचेंगे मैं तो गुस्सा किस बात पे आ रहा है, जरूरत नहीं, बेकार में बैठे बिठाए गुस्सा आ रहा है। इसलिए गुस्सा आ रहा है, इसलिए भय लग रहा है कि हमने उसके भीतर उसको अवचेतन मन में भरा हुआ है। तो प्रश्न ये पैदा होगा कि अवचेतन मन में तो इतना भर लिया, इतने सालों से कर रहे, तो इससे हम छुटकारा कैसे पाएं, इससे आगे कैसे जाएं? मैंने अभी एक इशारा आपको किया कि जैसे ही विचार के अंदर परिवर्तन आएगा, जैसा विचार में परिवर्तन आएगा, उसी के अनुसार मेरे श्वास में परिवर्तन आएगा। तो प्रकृति ने हमें एक मेथड दिया हुआ है, गैजेट दिया हुआ है,
कि आप श्वास की गति और लय का कंट्रोल आपके हाथ में है। वह जितना संगीतमय होगा, जितना सहज होगा, जितना बिल्कुल बिना ब्रेक के और बिना एक्सीलेटर के चल रहा होगा, जितना मधुर होगा, वैसे ही विचार बनेंगे। उसका हमें बार 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 उसका अभ्यास करना। जितना वो उबड़ खाबड़ होगा उसी अनुसार उसमें परिवर्तन होगा। हमारी श्वास की गति कितनी? विचार की गति 1 मिनट में 40, श्वास की गति 1 मिनट में 17 एवरेज। अब जैसे ही श्वास तेज होगा वैसे ही विचारों की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे ही विचारों की संख्या बढ़ेगी वैसे ही श्वास की संख्या बढ़ जाएगी। और यहाँ भी परिवर्तन होता है, लेफ्ट ज्यादा चल रहा है कि राइट ज्यादा चल रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं लेफ्ट ज्यादा चल रहा है, गुस्से में आ रहा है राइट ज्यादा चल रहा है, उखड़ रहा है कि स्टेबल हो रहा है। ये दो है ना, मैंने कहा हर चीज दो है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट की ऊर्जा राइट की ऊर्जा, ये ठंडा है ये गर्म है, ये शांत रखता है ये उत्तेजित करता है, और प्रकृति ने उसको बैलेंसिंग करने के लिए दिया हुआ है कि दोनों बराबर में चलते रहे और नेगेटिव पॉजिटिव करंट की तरह। जैसे इसमें थर्ड होता है ना अर्थ, तो हमारे लिए सुषुम्ना है, वो थर्ड अर्थ के रूप में चलती रहती है। बिल्कुल फिजिक्स सेम है, उस फिजिक्स में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से वो चलता रहता है। तो यदि हमें विचारों पर नियंत्रण करना है तो हमें किस पर काम करना होगा? श्वास पर काम करना होगा। आप विचार देखकर भी विचार पर परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही मेथड है, मेथड बहुत है। एक कुछ ध्यान के प्रयोग है जिसमें केवल विचार देखने के बाद विचार परीक्षा, परीक्षा ध्यान में भी विचार परीक्षा कर सकते हैं, लेकिन सबसे सरल माध्यम है श्वास को देखना। तो श्वास की गति और लय जितनी स्थिर होगी उतना ही मेरे विचारों में परिवर्तन आएगा। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। श्वास की गति और लय तो ठीक हो और विचार नेगेटिव हो ऐसा नहीं हो सकता, दोनों में से एक ही चीज रहेगी। तो या तो आप विचार को पकड़ लें या श्वास को पकड़ लें। जैसे आपने श्वास को पकड़ा वैसे ही विचार पकड़ में आ गया, उसके पास कोई उपचार नहीं बचा। भय का भाव आएगा तो श्वास बिगड़ेगा, लेकिन अगर श्वास को आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है तो भय का भाव आया और गया, आया और गया, आया और गया, क्रोध का भाव आया और गया, आया और गया, आया और गया। आपको आश्चर्य होगा, पश्चिम में शोध करके वैज्ञानिकों ने, और बड़ी अद्भुत शोध की उन्होंने, और यहीं से शुरुआत की, यहीं से सब कुछ लेके इसी सुदर्शन क्रिया को, इसी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को, इसी भारतीय परंपरा के योग दर्शन को उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यहाँ से हम सीख कर आए। हमें आश्चर्य हुआ कि साहब ये करवा क्या रहे हैं, और अब हमें समझ में आ रहा है कि 1 मिनट में 17 श्वास की जगह बेस्ट ब्रीदिंग 5.5 1 मिनट में। बेस्ट ब्रीदिंग कितनी? 5.5। अगर आप 5.5 का अभ्यास कर सकें। मैंने एक दिन कोई सज्जन बैठे थे, उनसे बात की। डॉक्टर नगेंद्र है बेंगलोर के एसगास यूनिवर्सिटी के, MIT प्रोडक्ट हैं, और सारा जीवन इन्होंने केवल विवाह भी नहीं किया, साधु की तरह उसको डेवलप करने में लगा दिया। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरे श्वास की गति 6-7 हो गई होगी 17 की जगह, या उसके आसपास रही, उससे कम तो नहीं हुआ। हाँ ये बात है कि जब जयमुनि से बात की तो जयमुनि कहने लगे कि 1 मिनट में एक का अभ्यास, कुछ साल पहले की बात है, आज तब 1 मिनट में एक का अभ्यास कर रहे थे, फिर शायद बाद में 2 मिनट में एक श्वास का उन्होंने अभ्यास के ऊपर काम करना शुरू किया। डॉक्टर नगेंद्र मुस्कुराने लगे, वो कहने लगे अमरकंटक में जिस गुरु जी से मैंने दीक्षा पाई थी वो 35 मिनट में एक श्वास लेते थे। तो अभी एक पुस्तक में श्वास पे पढ़ रहा हूँ तो पता लगा कि जो डाइवर्स होते हैं, डीप डाइवर्स होते हैं, ग्रीस में और उसमें कुछ फिल्मों में भी हमने देखा है, ऐसे भी हैं जो लॉन्गेस्ट 24 मिनट का एक श्वास का है। तो डीप डाइव कर लिया तो श्वास तो ले नहीं सकते। एवरेज 8 से 12 मिनट का एक श्वास है। और वो क्या कहता है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे मसल्स की ताकत से नहीं, हमारे लंग्स की ताकत से डिसाइड होता है कि हमारे लंग्स में कितनी कैपेसिटी है श्वास को होल्ड बैक करने की, श्वास की गति और लय को स्थिर करने की। तो जितना उस पर हम कार्य करेंगे उतना पूरा परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। 10 मिनट का छोटा सा प्रयोग करेंगे, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा विज्ञान आपको स्पष्ट कर दूं। हम समय हमारा संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है, हम श्वास के इस विज्ञान को थोड़ा सा और समझें। भाव, चेतन मन, अवचेतन मन, श्वास का विज्ञान। हमें अवचेतन मन में जब हमें जाना है तो इसके इस श्वास विज्ञान के साथ आगे बढ़ना होगा। श्वास जितना दीर्घ, जितना लयबद्ध, जितना संगीत में होगा उतनी ही हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। जितनी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी उतनी ही विचारों की संख्या कम होगी। जितनी विचारों की संख्या कम होगी तब हमारा एक विशिष्ट प्रयोग होता है अनुप्रेक्षण।
तो अब वहां जाकर के हमने प्रयोग करना शुरू किया, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। तो अब उसकी सफाई होनी शुरू हो गई, क्योंकि पहले जो बाहर से चेतन मन से बाहर बाहर आ रहा था और बारी बारी भर रहा था, तो अब वो चेतन मन से क्या आ रहा है, अब चेतन मन की जगह हम अवचेतन मन से संपर्क कर वहीं पे अंदर से उसकी सफाई कर रहे हैं, भाव परिवर्तन कर रहे हैं। तो स्वभाव परिवर्तन के लिए, भाव परिवर्तन के लिए बाहर की जो काउंसलिंग है बौद्धिक स्तर के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्लेन के ऊपर, उसकी उपयोगिता है। पर उसकी उपयोगिता तब हो पाएगी जब जो बाहर से हमने सीखा वो हमारे अवचेतन मन में भीतर चला जाए, क्योंकि अवचेतन मन वास्तविक शक्तिशाली है। वो उसका काम तो लिया और अंदर भेज दिया, लिया और अंदर भेज दिया। अब अंदर जो डिपॉजिट हो गया उसके बेसिस पे तो मेरा सारा का सारा व्यक्तित्व निर्धारित होना है। तो अवचेतन मन पर यदि मुझे सफाई करनी है, वहां पर प्रयोग करना है, तो काउंसलिंग का जो उपयोग है उतना उपयोग उसका एक सीमित उपयोग है। लेकिन गहराई में जाकर के वहां हमें गहराई में परिवर्तन करना होगा। जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी कई बार हिप्नोटिज्म का प्रयोग करके करते हैं। वो हिप्नोटिज्म का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अवचेतन मन के स्तर पर जाकर के वहां पे उस भाव को देना होता है कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसा नहीं। अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी उसी प्रकार का प्रयोग है कि हम भीतर जाकर के उस प्रयोग को गहराई के साथ करें। जब भीतर जाकर के प्रयोग करते हैं तब उसमें परिवर्तन होना शुरू होता है। श्वास के बारे में मैं बात कर रहा था। श्वास का एक है आध्यात्मिक प्रयोग और एक है शारीरिक, और दोनों शरीर और आत्मा जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। पूरा अध्यात्म का विज्ञान जो है केवल दो शब्दों में छुपा हुआ है, पूरा का पूरा अध्यात्म। मैं समझता हूं अध्यात्म उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वह है शरीर रूपी पदार्थ के उद्गल के गुण क्या है और आत्मा के गुण क्या है, और उन दोनों का परस्पर संबंध क्या है और वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। बस इसको समझने, प्रकृति के इस नियम को समझने का नाम अध्यात्म है, और प्रकृति के इस नियम के अनुसार चलने का नाम आध्यात्मिक होना है। जहां जहां उस नियम की हम अवहेलना करते हैं, प्रकृति के नियम की अवहेलना करते हैं, वहां वहां आध्यात्मिकता से हम परे होते हैं। प्रकृति का नियम है कि ब्रह्मांड में सब जीवों को जीने का अधिकार है। ये प्रकृति ने बनाया हुआ नियम है कि किसी एक की हत्या करेंगे, किसी एक की हिंसा करेंगे तो वह पूरा का पूरा चक्र कहीं ना कहीं जाकर के हमारे ऊपर उसका विपरीत प्रभाव डालेगा, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, जिसे हम अपनी परिभाषा में हिंसा कहते हैं, कर्म बंध का कारण मानते हैं। लेकिन ये प्रकृति नियम के विरुद्ध, यही तो अध्यात्म है। प्रकृति के नियम को समझना और उसके अनुसार चलना अध्यात्म है। प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलना अध्यात्म का के विरुद्ध में चलना है। उसका शारीरिक प्रभाव हमारे शरीर पे होगा, आध्यात्मिक प्रभाव कर्मबंध के रूप में, कर्म निर्जरा के रूप में होगा। जिस रूप से हम चलेंगे उसी रूप से हमारा होगा। तो श्वास को जब हम दीर्घ लेंगे तो उसका शारीरिक प्रभाव क्या होगा, मैंने वैचारिक प्रभाव बताया, शारीरिक प्रभाव क्या होगा उसको समझे और फिर उसके मुताबिक हम अपनी दिनचर्या को निर्धारित करेंगे। एक मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन में पीक आवर्स है और पीक आवर्स के अंदर हम चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब कोई जापान की मेट्रो ट्रेन आप देख लेंगे तो वो बम्बई की लोकल ट्रेन जिसने देखी है उससे भी ज़्यादा भयंकर स्थिति उनकी होती है। जापान की मेट्रो ट्रेन के अंदर लोगों को चढ़ाने के लिए वहाँ मार्शल्स होते हैं और वो बोरियों की तरह ठूस ठूस करके जो है वो लोगों को भरते हैं वहाँ पीक आवर्स के अंदर। ऐसे बहुत वीडियोज आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। बॉम्बे के अंदर लोकल ट्रेन में भी देखा और हमारी मेट्रो ट्रेन के अंदर। अब क्या है कि पैसेंजर्स को नीचे उतरना और पैसेंजर्स को भीतर चढ़ना है। अब अंदर वाले पैसेंजर्स आराम से नीचे उतर जाए और फिर भीतर चढ़े तो बड़े आराम से सारा काम हो जाएगा। लेकिन कठिनाई क्या है कि वो बाहर उतरने की कोशिश कर रहा है और ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अब पता लगा कुछ बाहर वाले बाहर रह गए, कुछ भीतर वाले भीतर रह गए, मेट्रो चल। हमने श्वास लिया, तेजी से श्वास ले रहे हैं हम लोग। श्वास लिया, एक एक श्वास जो है ऑक्सीजन लेकर के एक एक कोशिका के पास पहुंची। उस कोशिका में श्वास का ऑक्सीजन जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का मार्ग मेट्रो की तरह एक ही गेट है। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भीतर जाने की कोशिश है, क्योंकि पंपिंग तेजी से हो रही है। तो भीतर जा रही है निकल रही, भीतर जा रही है निकल रही, भीतर जा रही है निकल रही। तो वो ऑक्सीजन अंदर जा तो रही है, हमारी ऊर्जा भी ज्यादा खर्च हो रही है उसको कमाने में, तेजी से श्वास चला रहे हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन को पूरा सोख नहीं पा रही है कोशिका, और ना ही पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पा रही है। तो न तो टॉक्सिक्स रिलीज हुए और न ही उसको ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिली। अब आपने धीमा लंबा गहरा श्वास लिया, श्वास को रोका, फिर धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ा, फिर श्वास को रोका। अब आपने श्वास लिया और श्वास को रोका,
श्वास भीतर गया, फिर श्वास को छोड़ा, श्वास को बाहर रोका। अब दोनों को गैप मिल गया। जहां कोशिका को 1.5 सेकंड में श्वास मिल रहा था, अब कोशिका को श्वास मिल रहा है 10 सेकंड में। उसको इतना समय लग जा रहा है। समताल सुरक्षा का अभ्यास करते हैं, दीर्घ श्वास का अभ्यास करते हैं, 7 सेकंड में मिल रहा है, 8 सेकंड में मिल रहा है। अब 7 सेकंड के बाद जब उसको मिल रहा है तो वो छटपटा रही है कि मुझे श्वास चाहिए, श्वास चाहिए, श्वास चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि तब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर चुकी है, खाली कर चुकी है। रास्ता बिल्कुल मैदान साफ था, बोलो तुम तो जाओ बाहर। तो जो उसको ऑक्सीजन मिली उसने पूरी ऑक्सीजन को अंदर अपने भर लिया, और भर लिया। अब उसको पर्याप्त समय मिल गया, थोड़ी देर बाद उसको ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में जो कन्वर्ट हुई, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। तो हम समझ सकते हैं कि जब हम इतनी मात्रा में ले रहे हैं और इतनी मात्रा में रिलीज कर रहे हैं, और एक एक कोशिका मेरी प्राणवान बन रही है, जीवित हो रही है, तो फिर हमारे ऊर्जा के स्तर में, हमारी जागरूकता के स्तर में, हमारे स्वस्थ होने के स्तर में कितना अंतर आएगा। एक और अंतिम बात, एक प्रकृति का बड़ा अद्भुत नियम है। मैंने अभी कहा कि जापान में हर 100वां व्यक्ति, हर 1500 में एक व्यक्ति 100 साल की उम्र जीता है। मैं कल रात को एक टीवी सीरियल भी देख रहा था, नेटफ्लिक्स पे सीरियल आया हुआ उसका, मैं नाम याद होगा तो कोई शेयर करूँगा आपके साथ। बड़ा अच्छा सुंदर सीरियल है। उन्होंने 5 कॉन्टिनेंट के 5 ऐसे टापुओं को लिया है, उसके अंदर से कॉमन फैक्टर को निकालने की कोशिश की। 100 साल का व्यक्ति जिस ढंग से काम कर रहा है, लकड़ी काट रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, म्यूजिक प्ले कर रहा है, डांस कर रहा है, नियम क्या है प्रकृति का? इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। बस अगर आप इसको उपयोग में नहीं लेंगे तो यह आपका डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो हमने उसको काम में लेना बंद कर दिया। तो जैसे फोन नंबर याद रखने बंद कर दिए तो फोन नंबर याद नहीं रहते, एक भी नंबर, अपना नंबर भी याद नहीं रहता, दूसरा प्रोसेस क्या मेरा नंबर क्या है। तो इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। तो हमने श्वास के बारे में भी यही किया कि जल्दी से ले रहे हैं, जल्दी छोड़ रहे हैं, तो पूरा यूज नहीं कर रहे। तो एक एक सेल जो है, सेल को हम मेहनत नहीं करने दे रहे उसे। जैसे आजकल मम्मियां करती है ना कि बच्चे को भूख, टाइम घड़ी देख करके भोजन खिलाती है, भूख लगने में भोजन नहीं खिलाती। तो अब उसका नतीजा क्या हुआ कि उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेज रिलीज नहीं हुए। डाइजेस्टिव जूसेज रिलीज नहीं हुए तो उसको भूख नहीं लगी, लेकिन उससे पहले हमने उसको खिला दिया, उसको फिर न्यूट्रिशन चला गया, फिर उसको न्यूट्रिशन चला गया। तो अब उसके ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव जूसेज रिलीज करने वाले ऑर्गन है, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको जरूरत ही नहीं है। तो कह रहे हैं उसके बगैर ही उसका तो क्लॉक वाइज चल रहा है, तो इसको डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करने की जरूरत नहीं है। डाइजेस्टिव जूस रिलीज नहीं होगा तो बच्चे के हेल्थ पे क्या प्रभाव होगा हम लोग समझ सकते हैं। तभी तो कहते हैं ना, भूख लगे तो खाना खाइए। अब उसको ने ऑक्सीजन मांगी ही नहीं, उसने अभी पूरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं की, और हमने झट से उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ दी। भोजन, हम आज 13 का उपवास है कईयों के, आज उपवास है तो एक एक कोशिका भोजन मांग रही है, स्टार्च। तो अब वो जागरूक हो रही है, अब ताकत आ रही है उसके अंदर, अब उसको मेहनत करनी पड़ रही है। उसको बाहर से भोजन नहीं मिला तो हमारे भीतर से वो जो हमारे स्टोर्ड है भोजन, उसमें से उसको निकालेंगे, ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। अब उसको मेहनत करनी पड़ रही है। पानी नहीं पीते, आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि पानी नहीं पीने से सहज शरीर जागृत होता है। जब पानी नहीं, तो भोजन का उपवास, पानी का उपवास, लेकिन हमारा जीवन किन 3 चीजों से चलता है? भोजन, पानी और तो श्वास का उपवास। श्वास के उपवास का हमें प्रशिक्षण नहीं है। भोजन का उपवास करेंगे, शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, शरीर की जो एक एक ऑर्गन है वो ठीक से काम करना शुरू करेगा, उसके सारे टॉक्सिक्स रिलीज हो जाएंगे और एक एक कोशिका एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब उसको श्रम करना पड़ रहा है अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए, ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। पानी नहीं पिएंगे तो वही घटित होगा, एक एक कोशिका को पानी के ऊपर बाहर मांगना पड़ता है। पानी नहीं पी रहे तो फिर उसको डिमांड करना पड़ रहा है, बिना उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है, उसमें ताकत आ रही है। श्वास का जितना गैप देंगे, अब एक एक कोशिका छटपटा रही है, श्वास 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 जागृत हो रही है, अब उसमें जान आ गई, अब उसको मेहनत करनी पड़ रही है। तो वो श्वास को ग्रहण करेगी, श्वास को ग्रहण करेगी, तो फिर उस श्वास को ग्रहण करने से एक एक कोशिका मजबूत होगी और फिर उसको उसका लाभ मिलेगा। तो हमें यदि अवचेतन मन तक पहुंचना है और अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करना है,
अब चेतन मन की शक्ति असीम है, चेतन मन की शक्ति केवल हमारे विचार तक, जो हम बात देखते हैं, इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, वहीं तक सीमित है। स्टीफन हॉकिंस जो है वो इस सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए, जैसे कि पहले न्यूटन आइंस्टीन हुए। आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में से आकाश तत्व को निकाल दिया जाए और केवल पदार्थ तत्व को रख लिया जाए, केवल पदार्थ तत्व को, तो पदार्थ कितने में सिमट जाएगा? पूरा ब्रह्मांड। मेरे मित्र ने कहा कि साहब जो प्रेतात्माएं होती हैं, ये यहां से दरवाजा तो बंद है, यहां से अंदर कैसे आ गई? क्योंकि उनके पास स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म स्तर पर ये खाली है। स्थूल स्तर पे हमारी आंख के स्तर के ऊपर ये भरा हुआ है, सूक्ष्म स्तर पे वैसे भी देख लीजिए, पानी तो इससे आता ही है ना, और सूक्ष्म पे जाने के लिए तो खुला लिया, तो आवाज तो जा ही रही है ना, वेव तो ये जा ही रही है ना, तो इसलिए सूक्ष्म स्तर पे खाली, तो सूक्ष्म स्तर के ऊपर तो खाली। सूक्ष्म का संसार बहुत अनंत और विशाल है, स्थूल का जो संसार है वो बहुत सीमित है। जो चेतन मन है उसका स्कोप जो है वो सीमित है। अब चेतन मन का जो विस्तार है वह अनंत है, और यदि अवचेतन मन में हमें प्रवेश करना है, अवचेतन मन की शक्ति को यदि हमें जागृत करना है, अवचेतन मन के ऊपर हमें काम करना है, तो हमें श्वास पर काम करना होगा। जितना अधिक हम श्वास पर काम कर पाएंगे, उतना ही अधिक हम अवचेतन मन पर काम कर पाएंगे। और शारीरिक स्वास्थ्य तो उसका एक बाई प्रोडक्ट है, गेहूं के साथ तूड़ी मिलने वाली बात है, वह तो उसके साथ आपको स्वाभाविक रूप से मिलेगा ही मिलेगा। मैं समझता हूँ समय अब संपन्नता की ओर है, तो इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम को यहाँ संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे, क्योंकि संभवतः आपका इसके बाद दूसरा कार्यक्रम भी है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि शह नमन। केसी जैन साहब